हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे संसाधन भूगोल में खनिज संसाधनों की। खनिज संसाधनों में हमने धात्विक खनिज पढ़ा और अधात्विक खनिज पढ़ा। धात्विक के अंदर हमने लोहा को लिया, लोहेस्क पढ़ा था। अधात्विक में हमने अभ्रक को पढ़ा जो मुख्य है। इसके बाद में हम ईंधन खनिज पढ़ेंगे। ईंधन खनिजों में हम कोयला पढ़ेंगे, पेट्रोल पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस भी पढ़ेंगे। ईंधन खनिज जो शक्ति के संसाधन है, ईंधन खनिज क्या है? शक्ति के संसाधन, यानी कि पावर रिसोर्सेज। आज का टॉपिक है अपना शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन। शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेज। ठीक है, पावर रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। इसमें क्या क्या आता है? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। इसमें अपना टॉपिक होगा आज का कोयला। क्या पढ़ेंगे हम? कोयला पढ़ेंगे, कोल। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले का महत्व क्या है। कोयले का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोल। कोयले का महत्व है 20वीं शताब्दी जो थी, 20वीं ना 1900 से 2000 के बीच का काल। 20वीं शताब्दी के आधे भाग तक, यानी 1950 तक हम बात करें तो 90% जो औद्योगिक इकाइयां हैं वहाँ पर जो शक्ति के साधन थे या स्रोत थे वो कोयला ही था। यानी 1950 तक इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद में धीरे धीरे पेट्रोल ने, प्राकृतिक गैस ने, आणविक शक्तियों ने, जल विद्युत ने कोयले का महत्व को घटा दिया है। कोयले के आधार पर ही ग्रेट ब्रिटेन, रूस और वहाँ इन जो देश हैं, ये देश जो अपनी औद्योगिक शक्तियों के रूप में उभरी थी और महासागरीय जो शक्ति है उसके ऊपर अपनी प्रभुता को स्थापित किया था। कोयले के आधार पर ही जर्मनी जैसे देश, फ्रांस है, यूएसए है, इन्होंने अपनी औद्योगिक शक्तियों को मजबूत किया। क्यों? क्योंकि जो ताप उत्पादक होता है इससे औद्योगिक इकाइयों में, यानी शक्ति का साधन है ये कोयला, अपने औद्योगिक और व्यापारिक रूप से जो अपनी महत्व को मजबूत किया, अपनी शक्तियों को मजबूत किया, वो उनका आधार सबसे पहले आधार कोयले को ही माना जाता है। चीन और भारत भी, यहाँ तक कि चीन और भारत भी अपनी औद्योगिक शक्ति को बलशाली कोयले को ही आधार माना है। कोयले को हम शक्ति के रूप में सबसे ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग कम होने लग गया है। जो देश कोयले का उपयोग कम कर रहे हैं वो अब जल विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का कर रहे हैं, प्राकृतिक गैसों का कर रहे हैं। लेकिन जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें तो आज भी कोयले का उपयोग किया जा रहा है। विद्युत बनाने में या मशीनरियों में, औद्योगिक इकाइयों में भी कोयले का यूज किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है ऐसा। तो हम देख सकते हैं कोयले की इम्पोर्टेंस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसकी महत्ता बढ़ी थी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कोयले की उत्पत्ति हुई कैसे। इम्पोर्टेंस तो है इसकी, महत्व तो है इसका, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये एक खनिज पदार्थ है, ये एक खनिज पदार्थ है। कोयला क्या है? खनिज।
ये धरातल के अंदर अवसादी शैलों में पाया जाता है। शैल 3 होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। जो अवसादी परतदार जो चट्टानें होती हैं, परतदार चट्टानों में ये कोयला पाया जाता है, ये खनिज पाया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि कोयले में मिला हुआ क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होती है, इसके अंदर कार्बन की मात्रा भी होती है। क्या क्या होता है इसमें मिला हुआ भाग, इस कोयले में मिले हुए क्षेत्रों में हम देखें तो इसमें क्या होता है, एक तो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन, इसके अंदर अपद्रव्य पदार्थ भी होते हैं, अपद्रव्य पदार्थ भी होते हैं। इनसे मिला हुआ जो भाग होता है उसको कोयला कहते हैं। इसके अंदर गैसें होती हैं, ठीक है। वर्तमान में जो ये कोयला है इससे पेट्रोल बनाने के रूप में भी काम लिया जाता है। कृत्रिम जो पेट्रोल बनता है वो कोयले से बनाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। गैस बनाने में भी कोयले का यूज किया जाता है, इसलिए इसकी महत्ता है। ये जो कोयला है, ये कोयला भूगर्भ में धरातल के आंतरिक भाग में जो अवसादी चट्टानें हैं वहाँ पर वनस्पतियों के दबने से बनी। जिस क्षेत्रों में पहले दलदली भाग था उस दलदली भागों में सघन वनस्पति थी, सघन वनस्पति वहाँ पे थी और वो क्षेत्र दलदली था। उस दलदली क्षेत्र के कारण वहाँ की जो वनस्पति है भूगर्भिक हलचलों की वजह से उसके अंदर दब गई। कैसे भी दबी, उसके अंदर चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, चाहे और कोई क्रिया हो, भूगर्भिक हलचल हुई जिसके कारण वो वनस्पति उस दलदली क्षेत्र के अंदर दब गई। वहाँ पे सघन वनस्पति थी, ठीक है। उसके दबने के बाद में उस भाग में ऊपर दलदली भाग था, मिट्टी थी, चट्टानी भाग था और वो वनस्पति धरातल के अंदर दब गई। अंदर की तरफ पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप था, आंतरिक भाग में तापमान ज़्यादा होता है। हम देखते हैं धरातल के ऊपर जाने पर तो तापमान घटता है और धरातल के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है। तो आंतरिक भाग में ताप ज़्यादा था, नीचे से दबाव लगा ताप का और ऊपर से दबाव लगा उस दलदली के भार का। दलदली भूमि थी, मिट्टी थी, पानी था, उसका भार था, उसका दबाव लगा, जिसके कारण वो वनस्पति थी, वो वनस्पति वहाँ पे कोयले में बदल गई, ठीक है। कोयले में बदलने के बाद में, वहाँ पे कोयले में बदलने के बाद में वो दबने से उसमें कार्बन बन गया, उसकी जो जलवाष्प थी वो तो निकल गई और धीरे धीरे वो क्या बन गया, कोयले में, यानी कार्बन की मात्रा उसमें आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसमें वनस्पति में ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन थी, वो वनस्पति के अंदर ही दब गई, वहीं पर दब गई, जिसके कारण उस कार्बन में मिल गई और वो एक कोयला बन गया। अब वो कोयला हमें प्राप्त कैसे हुआ, हमें क्या पता चला यहाँ पे कोयला है, तो उसके 2 कारण हैं। एक तो भूगर्भिक जो स्थिति थी वहाँ पे उत्थान की क्रिया हुई और दूसरी अन्नाच्छादित क्रिया हुई। 2 क्रिया हुई, एक तो कौन सी हुई, उत्थान की क्रिया, उफ्लीमेंट, एक हुई डेनुडेशन, अनाच्छादित। उत्थान की क्रिया जो होती है वो होती है धरातल से वो भाग ऊपर उठ जाए, धरातल से वो भाग ऊपर उठ जाए, उसको बोलते हैं उत्थान की क्रिया। जैसे मान लो ये जो धरातल था, ये क्या है, धरातल है, ठीक है। ये जो धरातल है, इस धरातल का ये भाग है बीच वाला, इस भाग में
कोई आंतरिक क्रिया हुई। रेडियो ताप जो गैसें धरातल के अंदर चलती हैं मैग्मा के रूप में, वो मैग्मा के रूप में अंदर से जब प्रेशर लगता है धरातल के अंदर, तो वहाँ पे इस प्रेशर के कारण यहाँ ऊपरी जो परत है ये सियाल वाली, इस सियाल वाली परत के अंदर नीचे से दबाव लगने से ये सियाल की परत ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठना यानी कि यहाँ पे ये ऐसे ऊपर उठ जाएगी, यानी इस भाग में क्या कर देगी, ऊपर उठ जाएगी और ये परत ऐसी बन जाएगी। आप समझ गए बात, यहाँ पे ये परत ऐसी बन गई, ठीक है। तो जो यहाँ पे कोयला था वो कोयला इस दबाव से यहाँ पे आ गया, इस भाग में आ गया। जो परत यहाँ पे थी, जैसे मान लो यहाँ कोयला बना हुआ है, उस कोयले में अगर उत्थान हुआ उस क्षेत्र में, तो ये कोयला ऊपर आ गया, धरातल पर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया आपको कोयले की परत। अवसादी चट्टान थी वो ऊपर आ गई, तो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो गया। तो एक कारण तो हमें ये बताते हैं, उत्थान की क्रिया के कारण कोयला दिखना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पे मान लो ये क्रिया है, ये भूमि है, इसके अंदर यहाँ पे कोयला है, ठीक है, यहाँ पर कोयला है और सूर्य के कारण यहाँ पे अपक्षय की क्रिया हो जाती है, किसी भी कारण से हो जाती है। गर्म ठंडे होने से वो धरातल चट्टानी भाग है तो वो टूट जाता है। फिर उसके अंदर बाह्य कार्य जैसे नदी है, वहाँ पे हवा है, हिमानियाँ है, उनके कारण वहाँ पे अपर्दन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे अनाच्छादन का मतलब होता है, अनाच्छादनात्मक मतलब अपक्षय और अपर्दन की क्रिया। तो अपर्दन होगा तो यहाँ पे जो ये मिट्टी है इसका कटाव होकर के दूर चला जाएगा, किसके कारण, बाह्य कारकों के कारण। तो ये ऊपर की चट्टान यहाँ से हट जाएगी, तो नीचे आपको कोयला दिखना प्रारंभ हो जाएगी। तो कोयले यहाँ पे दिखाई देने का कारण क्या बताते हैं, हमें कोयले का पता कैसे चला कि कोयला वहाँ पे है, उसका दो कारण है, एक तो भूमि का उत्थान होता है और एक अनाच्छादन होता है। उन दोनों की क्रियाओं होने के बाद में हमें पता चल जाता है कि इस क्षेत्रों में परतदार चट्टानें हैं जो कोयले की हैं, जो अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति यहाँ पे दो युगों में बताते हैं। एक तो बताते हैं कार्बोनिफेरस युग की, या युग का कोयला, कार्बोनिफेरस युग का कोयला। दूसरा बताते हैं टर्सरी काल का कोयला। दो युग बताते हैं, टर्सरी काल का कोयला। समझ में आ गया, एक तो है कार्बोनिफेरस और दूसरा है टर्सरी। ये कार्बोनिफेरस कई करोड़ों साल पहले का है, 57 करोड़ साल पहले का बोल सकते हो, ठीक है। जैसे बात करें हम, इस भूगर्भ में या पृथ्वी का 4 युग माने जाते हैं, जिसमें पेलियोजोइक है, मेसोजोइक है, नियोजोइक है और सेनोजोइक है, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी बोला जाता है। कौन कौन सा बोला जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्राइमरी थी उसके अंदर ओर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, पर्मियन है, ठीक है। ये जो काल है, लास्ट में 5वां जो काल है प्राइमरी काल का, वो कार्बोनिफेरस है। कौन सा है, कार्बोनिफेरस, जो लगभग 40 से 42 करोड़ साल पहले का है। तो यहाँ पे कार्बोनिफेरस काल। दूसरा जो सेकेंडरी काल है उसमें ट्रियासिक, जुरेसिक ये काल आते हैं। फिर टर्सरी आता है जिसमें इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन जैसे काल आते हैं, जो टर्सरी काल होते हैं। इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन ये काल किस में आते हैं, टर्सरी में। तो इस काल में भी कोयला बना था और इस काल में भी कोयला बना था। तो कोयले की 2 युग माने जाते हैं, एक तो कार्बोनिफेरस माना जाता है और एक टर्सरी माना जाता है। तो आपको बता दें कि विश्व में यानी पृथ्वी पे कुल कोयले की बात करें तो
3/4 कोयला, कितना कोयला? 3/4। 3/4 जो कोयला है वो कार्बोनिफेरस काल में बना था। कौन सी काल में बना था? कार्बोनिफेरस युग का जो कोयला है वो 3/4 कोयला है। विश्व में संचित भंडारों में देखें तो ज़्यादातर कोयला किसका है? कार्बोनिफेरस का। ठीक है। और जो बचा हुआ कोयला है, जो 25% कोयला या 1/4 जो कोयला है वो टर्सरी काल में बना था। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो कार्बोनिफेरस कोयला है वो प्रायद्वीपीय पठार में फैला हुआ है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश भी आता है, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश भी आता है और दक्षिणी भागों में जैसे बिहार आता है। इन क्षेत्रों में ज़्यादा कोयला है। तो यहाँ पे जो कोयला है वो कार्बोनिफेरस युग में बना हुआ कोयला है। ठीक है। तो उसके बाद में अगर बात करें तो टर्सरी काल का कोयला, अपने भारत में टर्सरी काल का जो कोयला है वो राजस्थान में भी है और कश्मीर में है और अरुणाचल प्रदेश में है। जो कोयले के संचित भंडार की बात करें हम, तो संचित भंडारों में अगर बात करें तो भारत के अंदर राजस्थान, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में टर्सरी काल का कोयला पाया जाता है। सीधा बताएं तो गोंडवाना युगीन जो कोयला है, गोंडवाना युगीन का जो भाग है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोनिफेरस काल का कोयला पाया जाता है। जो अपना प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना का जो लैंड है उसका भाग है और उसके अंदर कार्बोनिफेरस का कोयला है। टर्सरी कोयला बाद में बना था, इसके बहुत बाद में, कार्बोनिफेरस के तो बहुत बाद में बना हुआ कोयला है जो नवीनतम कोयला है, जो राजस्थान से संबंधित है, कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश से भारत में। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें इसकी उत्पत्ति की तो ऐसे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ कहाँ मिलता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। फिर बताते हैं कोयले की किस्में। कोयले की किस्में होती हैं कार्बन के आधार पर। हम कोयला होता काला है, कैसा होता है? काला। लेकिन इसकी किस्में, इसके प्रकार कैसे कर सकते हैं? वो करते हैं इसकी कार्बन की मात्रा के आधार पर। इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला कोयला हम बात करते हैं एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। कुल कोयले की किस्में कितनी है? 5। सबसे पहला बात करें तो एंथ्रेसाइट है। दूसरे की बात करें तो बिटुमिन्स है, बिटुमिन्स। ठीक है। तीसरे की बात करें कोयले की तो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला। चौथा कोयले की बात करें तो यहाँ पे पीट कोयला है, पीट कोयला। और 5वें प्रकार की बात करें तो 5वां केनल, केनल कोयला। ये 5 प्रकार के कोयला हैं, यानी कोयले की किस्में हैं। इनमें सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला माना जाता है। हम इसकी बात करें इस कोयले की, एंथ्रेसाइट प्रकार की, तो ये कोयला सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है यहाँ पे 90 से 96% कार्बन होता है। कितना होता है? 90 से 96% क्या होता है? इसमें कार्बन होता है। ये जो कोयला है ये कठोर होता है, इसकी विशेषता है। कैसा होता है? कठोर होता है, चमकदार होता है और रवेदार होता है। कैसा होता है? रवेदार। एंथ्रेसाइट जो कोयला होगा उसमें कार्बन तो कितना होता है? 90 से 96% इसमें क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा 2% पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी इसमें होता है, वो होता कितना है? केवल 2%। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो कोयला है वो धुआं बिल्कुल कम देता है, धुआं कम देता है और इसकी ताप उत्पादक शक्ति ज़्यादा है, इसकी
ताप उत्पादक जो शक्ति होगी वो ज़्यादा होगी या अधिक। ठीक है, ये जो कोयला है कठोर होता है, कठोर होता है, सबसे पहले बना हुआ कोयला माना जाता है। सबसे नवीनतम तो कौन सा है? पीट कोयला। सबसे पहले का कोयला है, कठोर है, चमकदार है, इसमें रवे हैं, इस कोयले में दाने हैं। रवे इसलिए बनते हैं कि इसकी पूरी जलवाष्प की जो मात्रा है वो निकल जाती है। ठीक है, ये राख बिल्कुल कम देता है, जलने के बाद में जो राख होती है कोयले की वो कम आती है इसकी। ठीक है, और ताप उत्पादक जो संयंत्र होते हैं, ताप उत्पादक जो संयंत्र होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट प्रकार का है। कौन सा है? एंथ्रेसाइट। अगर हम इसके भंडारों की बात करें, इस कोयले के भंडारों की बात करें तो ये यूएसए में पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पेंसिल्वेनिया। कहाँ का क्षेत्र है पेंसिल्वेनिया? यूएसए का। पेंसिल्वेनिया जो क्षेत्र है पूर्वी भाग में, यूएसए के पूर्वी क्षेत्र में पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, वहाँ पे इसके भंडार स्थित है। और जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन में भी इसके भंडार है। और कब कहाँ है? दक्षिण वेल्स में, दक्षिण वेल्स में इसके क्या है? भंडार है। समझ में आ गया? ग्रेट ब्रिटेन में भी इसके भंडार स्थित है। और पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी है, बेल्जियम है, चीन है, इनमें भी इसके सीमित भंडार है। कहाँ पे? एक तो पूर्व सोवियत संघ, कौन सा क्षेत्र है? पूर्व सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं आप, उसके भागों को, जिसमें यूक्रेन, कजाकिस्तान वाले क्षेत्र भी थे। पूर्व सोवियत संघ, इसके अंदर जर्मनी भी है। जर्मनी कहाँ का है? यूरोप का कंट्री है। और इसके अंदर यहाँ पे बेल्जियम भी है। बेल्जियम कहाँ की है? यूरोप की कंट्री है बेल्जियम। और चीन, इन क्षेत्रों में इसके संचित भंडार है। किसके? एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले के। समझ में आ गया? ये एंथ्रेसाइट प्रकार है, इसमें कार्बन तो कितना होता है? 90 से 96% कार्बन की मात्रा होती है। ये कठोर होता है, चमकदार होता है, रवेदार होता है, जिसके अंदर जलवाष्प बिल्कुल कम होता है, जलवाष्प की मात्रा नहीं होती, जलने पर धुआं बिल्कुल कम देता है। ठीक है, इसमें ताप उत्पादक जो संयंत्र हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला कोयला भी यही है। इसके संचित भंडारों को देखें तो जो यूएसए का पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी अमेरिका में यूएसए है, यूएसए का पूर्वी भाग है, वहाँ पे पेंसिल्वेनिया जो क्षेत्र है वहाँ पे कोयले के भंडार हैं। और भंडार भी कौन से कोयले के हैं? एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले के भंडार हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन है, वहाँ पे वेल्स उसका क्षेत्र है, उसके दक्षिणी भाग में भी कोयले के भंडार हैं। वहाँ पे जर्मनी है, यूरोप की कंट्री है जर्मनी, उसके पास में ही बेल्जियम है। ऊपर उत्तरी सागर जहाँ डेनमार्क है, बाल्टिक सागर के दक्षिणी भाग में है बेल्जियम। ठीक है, वहाँ पे भी इसके भंडार हैं। पूर्व सोवियत संघ में भी इसके भंडार हैं, जो रूस वाला क्षेत्र है, और चीन में भी इसके भंडार हैं। तो आपको पता चल गया होगा एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला कैसा होता है। ठीक है, दूसरे कोयले की बात करें हम, बिटुमिन्स कोयला। दूसरा कोयला कौन सा है? बिटुमिन्स, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 70 से 90% होती है। दूसरा प्रकार कौन सा है कोयले का? बिटुमिन्स। इसमें कार्बन कितना होता है? 70 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, ये जो कोयला होता है वो बिटुमिन्स कोयले के बहुत समय के बाद में हुआ। इसका रंग काला होता है। रंग कैसा होता है इसका? काला। ये भी चमकदार होता है। इसका रंग कैसा होगा? काला होगा। चमकदार ये भी होता है, लेकिन हाथ काले करने वाला कोयला है। अगर हाथ में लेंगे तो हाथ काले हो जाएंगे। हाथ काले करने वाला कोयला।
ये विशेषता है इसकी। अगर हाथ में इस कोयलों को लेंगे तो कोयले से हाथ बिल्कुल काले हो जाएंगे। एंथ्रेसाइट में ऐसा नहीं होता है, एंथ्रेसाइट में ऐसा नहीं होता है। ये इसको जलाएंगे भी, अगर इस बिटुमिन्स कोयले को अगर जलाएंगे तो धुआं बहुत अधिक देता है। धुआं क्या देगा? अधिक देगा। पीली लो के साथ में जलता है। अगर इसको जलाएंगे तो पीली लो आएगी। अगर शुद्ध होता है तो नीली लो आती है जलाने के बाद में, अग्नि के ऊपर नीली आती है। लेकिन इस कोयले को जलाएंगे तो इसमें कोयले में पीली लो आएगी। घटिया प्रकार का कोयला है। अगर इसमें घटिया और भी घटिया हो तो उसको सब बिटुमिन्स बोला जाता है। बिटुमिन्स कोयले के अंदर अगर इसका घटिया प्रकार है तो उसको क्या बोलेंगे? सब बिटुमिन्स, सब बिटुमिन्स बोलते हैं। इसको भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। बिटुमिन्स कोयले को कितने प्रकारों में बांटा है? 3 में। एक तो कोकिंग कोयला बोला जाता है इसको, एक गैस कोयला और एक स्टीम कोयला। कौन सा कोयला? स्टीम। 3 प्रकार है इसके अंदर। एक तो है कोकिंग कोयला, कोकिंग कोयला। दूसरा है इसके अंदर गैस कोयला और तीसरा प्रकार है इसका स्टीम कोयला। कोकिंग कोयला है वो 2 प्रकारों से होता है, ठीक है। ये कोकिंग कोयला है, ये एक तो ताप के कारण और एक जल से धोकर बनाया जाता है कोक। ताप और जल से धोकर के क्या बनता है? कोक बनता है, जो 2 कामों में काम में लिया जाता है। एक तो किस काम में लिया जाता है? एक तो लिया जाता है जो धातु होती है उस धातु को गलाने के रूप में धातुकर्मी कोक का काम में लिया जाता है। धातु है, जैसे इस्पात बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, लोहा इस्पात को गलाने के रूप में। तो धातु को गलाने के रूप में धातुकर्मी कोक का यूज किया जाता है। और दूसरा बात करें तो घरेलू कोक होता है। एक तो कौन सा? धातुकर्मी कोक, ठीक, कोकिंग कोयले में। एक होता है घरेलू कोक, जो कि जो गैस होती है उस गैस के उत्पादन के बाद में जो बचा हुआ कोयला होता है उसको घरेलू कोल या घरेलू कोक कहा जाता है। इसमें से गैस निकाली जाती है, जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है जो घरेलू काम में लिया जाता है उस कोक को कहा जाता है कोक, घरेलू कोक, ठीक है। यहाँ पे तो कोकिंग कोयला 2 प्रकार से होता है, एक तो धातुकर्मी कोक होता है, एक घरेलू कोक होता है। घरेलू कोक कैसे बनेगा? गैस को निकालने के बाद में जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको बोलते हैं घरेलू कोक, ठीक है। तो ये कोकिंग कोयला हो गया। फिर गैस कोयला। गैस कोयला, कोयले से गैस भी बनाई जाती है, जो 2 रूपों में काम में ली जाती है। एक तो उद्योगों में काम में ली जाती है और एक घरेलू रूप में काम में ली जाती है। औद्योगिक और घरेलू दोनों रूपों में काम में ली जाने वाली कोयला होता है वो बिटुमिन्स कोयला होता है, ठीक है। तो गैस भी बनती है, स्टीम भी बनती है। स्टीम का मतलब है ये जलवाष्प से, अगर कोयले में जलवाष्प है तो जलवाष्प को निकालने से वहाँ पे स्टीम बनाने के लिए यहाँ पे उस जलवाष्प को काम में लिया जाता है स्टीम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का बिटुमिन्स कोयला होता है। उसके बाद हम बात करें लिग्नाइट कोयले की। कौन सा कोयला? लिग्नाइट। ये लिग्नाइट कोयला है, इसमें जो प्रतिशत है कार्बन का वो 45 से 70% है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला, ये लिग्नाइट कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा है 45 से 70% कार्बन की मात्रा, ठीक है। तो इस जो कोयला है लिग्नाइट प्रकार का, इसका रंग जो होता है वो भूरा होता है। कैसा रंग होता है? भूरा रंग होता है। लिग्नाइट कोयले का रंग कैसा होगा? भूरा रंग होगा। और ये जो कोयला है लिग्नाइट प्रकार का, ये धुआं बहुत अधिक देता है, ठीक है, धुआं देगा। और जो बिटुमिन्स एंथ्रेसाइट जो कोयले हैं वो बनने के बाद में काफ़ी समय के बाद में इसका निर्माण हुआ लिग्नाइट का। इसमें आपको देखने पर वनस्पति का जो अंश होगा, वनस्पति का जो अंश होगा वो वनस्पति का अंश इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है।
इसका उपयोग जो है वो स्टीम बनाने में और जो ताप के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके संचित भंडारों को लें तो संचित भंडारों में यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ है और जो जर्मनी है वहाँ पे उस विद्युत बनाने में या ताप विद्युत के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और जो आज वर्तमान में कृत्रिम पेट्रोल जो बनाया जाता है वो भी इस लिग्नाइट कोयले से ही बनाया जाता है। अगला कोयला ले हम तो पीट कोयले की बात करें। पीट कोयले के अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है वो 55% होती है और इसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो 35% और इसके अंदर हाइड्रोजन भी होती है जो 10%। सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है वो यही होता है। कौन सा कोयला? पीट कोयला। इसमें कार्बन कितना होता है? कार्बन होता है इसमें 55%, ऑक्सीजन होती है इसमें 35% और इसके अंदर हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है इसमें? 10%। कितनी होगी? 10%। तो ये जो घटिया प्रकार का कोयला है वो पीट कोयला है। ठीक है, ये लकड़ी की तरह ही जलता है। ये जलने में लकड़ी की तरह जलता है और धुआं बहुत अधिक देता है। इसका प्रयोग घरों में किया जाता है। घरों में जो लकड़ी जलाते हैं उसकी जगह कोयले को काम में लिया जाता है। और इसमें आज जो वर्तमान में पूर्व सोवियत संघ है वहाँ पे ताप विद्युत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट कोयले के प्रकार हम अगर देखें, लास्ट किस्म देखें इसकी तो केनल कोयला है। कौन सा कोयला है? केनल। लास्ट कोयला देखें, लास्ट किस्म देखें इसकी तो केनल। सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है केनल कोयला। इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो 40% से भी कम होगी। सबसे घटिया प्रकार का कोयला है केनल। ठीक है, ये कोयला इसमें कार्बन कितना होता है? 40% से कम। ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता है जो कि जलने पर अग्नि की लपटें उठाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए और ये जो जलता है तब अग्नि की लपटें ऊपर जाती हैं। इसका प्रयोग केवल गैस बनाने में ही किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका प्रयोग केवल गैस बनाने के अंदर ही किया जाता है। इतनी प्रकार की इसकी किस्में हैं। तो हमने 5 प्रकार की किस्मों की बात कर ली। एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है और इसके अंदर लिग्नाइट है, पीट है और केनल है। तो इन 5 किस्मों की हमने चर्चाएं की। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी उत्पादक देशों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।